नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 8 जो अध्याय नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए मिलते हैं अध्याय के स्टार्टिंग में उनको। मैंने एक बार ये क्वेश्चन पहले समझा दिए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आए कि सर थोड़ी सी लैंग्वेज है वो हैवी है, मतलब हमें समझ नहीं आ रही। समझ आ गया क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आई क्वेश्चन की, तो इसलिए मैं इनको दोबारा करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब की बार बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपके लिए यूज की है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, चाहे आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, चाहे आपको सिर्फ समरी पढ़नी है या फिर सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर करने हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट ये सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं भी। पहला प्रश्न है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं उनको किस प्रकार बांट सकते हैं कैटेगरी में, ग्रुप उनके किस आधार पर बना सकते हैं, ये बात यहाँ पे पूछी है। क्लियर आया? मैं हर बार आपको कहता हूं पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो इसका मतलब आपने आधा आंसर कर लिया। तो इसने पूछा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको हम किस प्रकार कैटेगरी बना सकते हैं, किस प्रकार बांट सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आंसर हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज इन टू मेन वेज, कि दो प्रकार से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बांट सकते हैं, उनकी कैटेगरी बना सकते हैं। पहली जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी बेस्ड ऑन देयर यूज, उनके प्रयोग के आधार पे बनेगी भी। तो प्रयोग के आधार पे कौन कौन सी कैटेगरी हमने बनाई थी अध्याय पढ़ते समय, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, पहली कैटेगरी ये कि वे रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल मतलब जरूरी है, उसमें आएगा एयर, वाटर, सोयल। क्लियर हुई आपकी बात? दूसरी इसमें आएगी रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, वो रिसोर्सेज जिनसे हम वस्तुएं बनाने के काम में लेते हैं, जैसे आपकी वुड है फर्नीचर बनाने के काम आती है, मिनरल्स आपके खनिज हैं, मेटल्स हैं, ये सब क्या काम आते हैं, हम इनसे अन्य वस्तुएं बनाते हैं, इसलिए इसको मटेरियल्स वाली कैटेगरी में डाला है। और तीसरा है इसमें रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, वो रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो आपका कोल, पेट्रोलियम, कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। तो हमने बेस्ड ऑन देयर यूज, उनके प्रयोग के आधार पे तीन कैटेगरी में बांट दिया। वो तीनों कैटेगरी आपको अगर समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ आगे बहुत दूर तक जाएंगे, मतलब कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है भी, अगर आपको समझ में आ रहा तो। बेस्ड ऑन देयर रिन्यूएबिलिटी भी दूसरी कैटेगरी हमने बनाई है, उनकी रिन्यूएबिलिटी के आधार पे कि मतलब वो नए बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हमने दो कैटेगरी बनाई है। दो कैटेगरी कौन सी है? एक तो रिन्यूएबल भी और दूसरी नॉन रिन्यूएबल भी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि दीज रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश्ड नेचुरली एंड क्विकली भी, कि ये जो रिसोर्स होते हैं ना जल्दी से रिप्लेनिश्ड होता है, कि दोबारा बनना भी दोबारा बन जाते हैं नेचुरली, क्विकली, क्विकली मतलब थोड़े समय में ही ये दोबारा बन जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं रिन्यूएबल। क्लियर हुई? जैसे आपका सनलाइट है, वाटर है, एयर है, विंड है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ने कहा यदि हम इसको ध्यान पूर्वक प्रयोग करेंगे ना तभी फॉरेस्ट आपका रिन्यूएबल में आएगा, लेकिन अगर हमने लापरवाही की, हमने फॉरेस्ट को यूज करने में बहुत ज्यादा और यूज कर लिया, तो आपके जो रिन्यूएबल है ना फॉरेस्ट, वो नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। रिन्यूएबल समझ में आ गए कि वो रिसोर्सेज जो जल्दी से क्या हो जाए, यहां से आप रीजनरेट भी बोल सकते हैं भी। अगर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रीजनरेट लिख सकते हैं भी, रीजनरेट भी, दोबारा जनरेट होना भी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इनको बनने में या फिर ये बहुत ज्यादा समय लेते हैं, करोड़ों लाखों साल, लाखों करोड़ों साल ये लेते हैं बनने में। एंड
कैन नॉट रिप्लेस्ड क्विकली भी वंस यूज्ड। यदि एक बार इनको प्रयोग कर लिया तो जल्दी से हम इनको दोबारा नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट, यहीं पे आप रीजनरेट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज की कि आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा भी। ठीक है, कैन नॉट रिप्लेस क्विकली वंस यूज लाइक कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स भी। आपको आई बात समझ में कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, क्लियर हुई दोनों चीजें। तो चलिए भी, रिन्यूएबल आपके जल्दी से दोबारा बन जाएंगे अगर हम ठीक ठाक इनको यूज करेंगे। नॉन रिन्यूएबल है कि जिनको ये एक बार यूज कर लिए फिर समझ लो कि इनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं दोबारा बनने में, इसलिए मैंने नॉन रिन्यूएबल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना होगा भी। ये आपकी हिंदी भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके साथ साथ, कि अगर आपको ऊपर से समझ में नहीं आया तो दोनों का, हिंदी का और इंग्लिश का, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए भी। ये कहता what is the connection between the distribution of natural resources and different aspect of life भी। तो इसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए भी कि ये आपके पृथ्वी, आपकी क्या है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे रिसोर्सेज, ये मैंने क्या लगा दिए, रिसोर्सेज है। तो ये देखिए क्या पूरी पृथ्वी पे रिसोर्सेज सेम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं। और ये कहता है कि यहां है वो जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये रिसोर्सेज हैं, इनसे क्या फर्क पड़ेगा भी। तो वो एस्पेक्ट हमें इस क्वेश्चन में पढ़ने की, नेचुरल रिसोर्सेज से क्या फर्क पड़ता है भी मानव जीवन पर। ठीक है, तो वही नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। इसने कहा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भी, इवनली होता है कि बिल्कुल सभी जगह बराबर हो जैसे, उसको बोलते इवनली। लेकिन ये क्या है, अनइवनली, क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ये कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम है भी। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज, क्या क्या है ये भी, क्या क्या प्रभावित करते हैं भी। सबसे पहले लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, कि आदमी जो रहता है ना वो संसाधन के अनुरूप, जहां संसाधन होंगे वहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां पे आदमी भी ज्यादा रहने लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा उसके कारण भी। ये चीज क्लियर हुई आपकी। वहां ग्रोथ होगी इंडस्ट्री की और एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, वहां पे व्यापार बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़ेगा भी। और एक कारण जो, ये तीन इसके पॉजिटिव कारण है। उसके बाद चौथा है आपका कन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन ओवर शेयर्ड रिसोर्सेज। और कई बार जो आपस का होता है ना, किसी देश की बाउंड्री लाइन पे हो, किसी जैसे कोई नदी है बहके निकल रही बीच से, तो संघर्ष का कारण बन जाते हैं और कई बार इनके कारण युद्ध भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिसोर्सेज है वो प्रभावित करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। और यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ये तो आपने कुछ चीजें बता दी जो प्रभावित होती है यहाँ पे 10 इस प्रकार से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित करता है भी। क्या क्या प्रभावित करता है, इकोनॉमी भी, आर्थिक स्थिति, सोसाइटी समाज को, एंड इवन ए पॉलिटिक्स ऑफ ए रीजन, उसकी राजनीति को भी प्रभावित करता है। तो ये आपको पूरा आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया या नहीं आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। और बड़ी जल्दी ही मैं लाइव आके आपके डाउट सेशन लेने वाला हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए किसी चीज की। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है उससे स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिए। बड़ी जल्दी हम आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था भी कर रहे हैं। What is the implication of unsustainable use over exploitation of natural resources भी। तो ये कह रहा है कि यदि क्या होगा अगर हम इनका और यूज करेंगे, तो और यूज के मतलब कि अगर बहुत ज्यादा हम अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करने लगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसके क्या परिणाम होंगे भी। तो परिणाम आपको पता, अगर कोई भी चीज हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले खत्म हो जाएगी भी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भी। और क्या क्या है, ओवर यूज और केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम भी। ये तो समस्या आएंगी भाई। कौन कौन सी समस्याएं हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर और सोयल का,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी, जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, आपने देखा होगा कि आपके आसपास अपने पेरेंट्स से पूछना कि कुछ पक्षी हैं वो विलुप्त हो गए, मतलब बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते होंगे। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है ना, उनमें कमी आने लगी, पेड़ पौधे खत्म होने लगे। कुछ ऐसे पेड़ भी मिलेंगे आपके एरिया में जो अब खत्म हो चुके पहले थे। वो किसके कारण हुए? इसी कारण हुए हैं, पॉल्यूशन और उनके कारण हुए हैं। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा तो पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन होगा। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, अगर हमने अंधाधुंध प्रयोग किया, बहुत ज्यादा यूज किया, तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए शॉर्टेज हो जाएगी रिसोर्सेज की। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन ड्यू टू पॉल्यूशन, और हेल्थ प्रॉब्लम होगी क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको 2-4 प्रमुख पॉइंट है वो आपको बता दिए गए हैं, तो आप इनको लिख लीजिए भी। और सो वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली टू प्रोटेक्ट नेचर एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी भी। तो हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ी बुद्धिमानिता पूर्वक, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से हमें इनका प्रयोग करना होगा ताकि ये स्थायी तौर पर हमारे साथ रहे, हम अच्छी प्रकार से इनका प्रयोग करें भी। What can make what is today renewable sources resource non renewable tomorrow भी। इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज है भी जो कि आज जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जो दोबारा बन सकता है, उसको नॉन रिन्यूएबल में बदल देगा भी। आज क्या है? रिन्यूएबल है। तो ऐसी बीच में कौन सी चीज है जो इसको नॉन रिन्यूएबल में बदल देगा भी, वो आपको बताना है भी, ठीक है। कि आज तो रिन्यूएबल है, वो जल्दी से बन सकती है, लेकिन अगर हम वो रिन्यूएबल में कैसे बदल जाएगी, हम क्या करें ऐसा भी जिसमें वो बदल जाए, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। वो आपका इसने बताया है कि ओवर यूज भी। क्या है? ओवर यूज भी। अगर हम ओवर यूज करना लगे ना और उसको रीजनरेट के लिए नो टाइम फॉर रीजनरेट, तो क्या होगा? ये नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। ये आपको शॉर्ट में समझ में आया क्या? यदि कोई आज संसाधन रिन्यूएबल है, यदि हम उसका ओवर यूज करेंगे, ठीक है, और नो टाइम फॉर रीजनरेट, उसको दोबारा से रीजनरेट के लिए टाइम नहीं देंगे, तो वो नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए अब इसका आंसर करते भी। ए रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकेम नॉन रिन्यूएबल इफ, क्यों से बदल जाएगा? यदि वी यूज इट फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेनिश इट, कि यदि हम उसका इस प्रकार से यूज करेंगे, इतनी तेजी से यूज करेंगे कि जितनी तेजी से नेचर उसको बनाता है ना, उससे ज्यादा तेज रेट पे अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको हिमालय का पढ़ा था हमने, जब हम पढ़ रहे थे, ये देखिए ये हिमालय है और यहाँ पे ये बर्फ जमी हुई है। क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है। अब कह रहा है कि जैसे जैसे जलवायु टेम्परेचर बढ़ रहा है ना दुनिया का, तो ये बर्फ पिघल ज्यादा रही है और ऊपर से जम कम रही है। जमने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जमने वाली तो कम है और पिघलने वाली ज्यादा, ये पूरा हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी और इसको बोलते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। तो ये एकदम खत्म हो जाएगा। और जो प्लेन एरिया नीचे उत्तर भारत का, वो इस पे डिपेंड करता है। चाइना आपका ये पाकिस्तान का भी बहुत सारे यहाँ से नदियां जाती हैं, तो ये जो प्लेन एरिया है एशिया का, ये इस पे डिपेंड करता है हिमालय से निकलने वाली नदियों पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लेन एरिया उसमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और अब तो ये रिन्यूएबल है, ये नदियां सारी क्या है? रिन्यूएबल है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये क्या हो जाएंगी? नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसने कहा है कि इफ वी यूज इट फास्टर देन नेचर कैन रीप्लेनिश, होता है कि दोबारा से उसको बनाना। यदि हमने इतना इसका यूज किया कि हमने टाइम नहीं दिया इसको दोबारा से बनने के लिए, तो ये नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कट ट्री फास्टर देन दे ग्रो बैक, यदि हम पेड़ों को इस प्रकार इतना तेजी से काटेंगे
कि उसको दोबारा बढ़ना न दे तो फॉरेस्ट विल डिसअपियर, कि जो आपके वन है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम जब पेड़ों को काट रहे हैं ना, यहां देखिए आप, ये आपके पेड़ हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं तो हमें छोटे पौधों को भी टाइम देना पड़ेगा कि ये बड़े हो जाएं भी। लेकिन अगर हम लगातार काटते रहे तो एक टाइम कैसा आएगा, ये वन खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ कोई पौधा नहीं उगेगा और ये नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएंगे। ये चीजें आपको समझ में आई, हमें उसको बढ़ने के लिए टाइम देना होगा। ठीक है, आप पेड़ काटिए फिर, लेकिन बीच में लगातार ये नहीं कि आप हर साल जंगल को काटते रहे तो एक टाइम क्या आएगा, पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। आपको उस जगह को टाइम देना पड़ेगा 10-12 साल के लिए, ताकि वो दोबारा से जंगल तैयार हो सके भी। ये चीज क्लियर हुई आपकी। अब इसको कैसे रोके भी कि आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना वो नॉन रिन्यूएबल में न बदले। तो सबसे पहले यूज रिसोर्सेज इन ए बैलेंस्ड वे, कि हमें इस प्रकार से यूज करना है कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, वो साथ साथ बढ़ते भी रहें और आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। इसलिए को बोलते हैं बैलेंस वे में भी। अलो टाइम टू नेचर टू रिस्टोर, तो उसको क्या करना है, हमें रिस्टोर होने के लिए टाइम देना, दोबारा बनने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जो आप लाइफ में समझ पाएंगे उससे। ये घास है आपके स्कूल में, जाइए करीब पार्क में, अगर आप रोज इसी जगह आके बैठते रहे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घास यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ मिट्टी निकल आएगी भी। ठीक है, तो आप क्या बैठिए, कभी इधर बैठ जाइए, कभी इधर बैठ जाइए, कभी इधर बैठ जाइए और इसको टाइम दीजिए दोबारा वैसा होने के लिए, तो ये कभी खत्म नहीं होगा अभी, अदरवाइज खत्म हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमें टाइम देना है रीजनरेशन के लिए या रिस्टोरेशन के लिए, तो हमें समय देना होगा भी। अवॉइड ओवर यूज एंड वेस्ट, हमें ओवर यूज कम करना होगा और वेस्ट भी कम करना होगा भी। यूज ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिस, हमें पुरानी जो विधियां ना जिसमें हम संसाधनों का अच्छे प्रकार से प्रयोग करते थे वो विधियां अपनानी होगी भी। जैसे आज की मॉडर्न विधि में हम पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह भूमि के लिए यूज करते हैं और पुराने समय में जो काऊ डंग था, गोबर की खाद थी वो यूज करते थे। तो इससे मिट्टी भी हमारा रिसोर्स है, जो मिट्टी रिसोर्स है वो बना रहता है। इसलिए इसने कहा है कि यूज ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, जो पुरानी हमारी पारंपरिक जो तरीके हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई आपकी? चलो ये हमने कर लिया था। नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस भी। ठीक है, पहले ये देखिए, आपको ये टाइपिंग वाले ने जो ऐप है वो आपका कर देता है नेम 5 इकोसिस्टम सिस्टम भी। इकोसिस्टम मैंने आपको लेसन में अच्छी तरह से पढ़ा दिया था, सारी चीजें आपको समझा दी थी। आप दोबारा देखिए, इकोसिस्टम होता है हमारा पूरा एनवायरनमेंट, सभी जीव जंतु और हम जीवित प्राणी मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। और वो इकोसिस्टम हमारे कुछ कार्य करता रहता है। जो कार्य इकोसिस्टम करता है और वो जो काम करता है, जो हमारे काम आते हैं ना, वो इकोसिस्टम सर्विस है। जो काम करता है वो तो इकोसिस्टम फंक्शन है, उसके कार्य है। जो हमारे काम आते हैं वो इकोसिस्टम सर्विस है। तो आपको पूछा है कि सर्विसेज कौन सी है भी। इकोसिस्टम क्या करता है, जो वातावरण है, जो आपकी ये चीजें पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सर्विस हो गई भी। टू ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रेथ, सर्विस होगी, हमारे काम की चीज होगी। जो हमारे काम की चीज है वही हमारे लिए क्या है, सर्विस है। और देखिए, फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, जो आपका फॉरेस्ट है ना वो सोइल इरोजन को या फिर जो मृदा अपरदन है उसको काटता है, उसके कटाव को रोकता है भी। प्रोटेक्टिंग आवर फार्म लैंड, तो हमारे लिए काम की चीज हो गई, तो ये सर्विस है भी। वेटलैंड्स एंड पॉन्ड्स क्लीन डर्टी वाटर भी, जो वेटलैंड्स और जो पॉन्ड्स होते हैं ना, मान लो पॉन्ड्स मान लिया आपके, या फिर फॉरेस्ट को आप ले लीजिए, फॉरेस्ट है इस प्रकार से, डेंस फॉरेस्ट है। जब इसके बीच में से पानी निकलता है तो जो इसके पानी में जो गंदगी होती है कुछ ऐसी जो तैर के आती है वो यही फंस जाती है, तो पानी छन के जाता है भी, फिल्टर होके जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन के काम आता है। पॉन्ड्स है, तालाब है आपके, नेचुरली कोई तालाब है वहां पानी इकट्ठा हो गया तो निथरने के द्वारा पानी निथर जाएगा और ये पानी साफ हो जाएगा भी। बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प इन पोलिनेशन भी,
कि पॉलिनेशन होता है कि आपको साइंस आपने पढ़ी होगी कि बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो परागकण होते हैं ना, तो वो एक फूल से जो मेल टू फीमेल जाने की जरूरत होती है, तो उनको बटरफ्लाई ले जाती है भी, तो वो इस प्रकार से हेल्प करते हैं भी। विच अलो प्लांट्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड फ्लावर, अगर ये नहीं होंगे ना तो हम ये फल वगैरह नहीं लगेंगे भी, जो हमारे काम की चीज है। फॉरेस्ट और एनिमल्स मेंटेन बायोडाइवर्सिटी भी, बायोडाइवर्सिटी आपको मैंने समझा दिया कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे ये सब मिलके क्या है, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के, तो ये सब मिलके बनाते हैं भी। दीज बेनिफिट्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस विच नेचर गिव्स एस फॉर फ्री, ये जो हमें फ्री में मिलती है वो क्या है, इकोसिस्टम सर्विस है भी। वाटर है पीने के लिए, ये इकोसिस्टम सर्विस है। जो फूड वगैरह मिलता है ये क्या है, इकोसिस्टम सर्विस है। जरूरी नहीं कि आप ये चीजें लिखें, जो आपको लगता है कि जो हमें नेचर ने दी है हमारे लिए फायदेमंद है, वो चीज क्या है, इकोसिस्टम सर्विस है। आइए आपको बात समझ में। रेन है वो भी क्या है, इकोसिस्टम सर्विस, उसके द्वारा पानी मिलता है, हम उस पानी को यूज करते हैं। ये आपका व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर एस यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गिव टू एग्जांपल। इसमें आपको बताना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल से वो किस प्रकार से अलग है। देखो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, कि वो नॉन रिन्यूएबल से किस प्रकार से अलग है। तीसरा क्वेश्चन ये, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आवर यूज्ड एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम किस प्रकार से क्या करें कि वो हम खुद भी उनका प्रयोग कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका उपयोग, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। ये 3 क्वेश्चन आप इसमें पूछे हैं और पूछा साथ में गिव टू एग्जांपल, 2 उदाहरण देने हैं। अब ये 2 उदाहरण किसके देने हैं, यूज करने के देने हैं, रिन्यूएबल के देने हैं, वो अपनी मर्जी से देख लीजिए आप। तो चलिए हम पहले एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। पहले रिन्यूएबल का भी इसी में क्वेश्चन में एक दे दिया। रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच कैन बी नेचुरली रिप्लेस्ड क्विकली भी, या फिर रीजनरेट क्विकली, जो जल्दी से बन जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल भी, दोबारा तैयार हो जाए। नॉन रिन्यूएबल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, तो ये क्या होते हैं, इनको लाखों साल लगते हैं बनने में और वे जल्दी से तैयार नहीं होते। लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखे पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना होगा, सेकंड क्वेश्चन था ना, थर्ड क्वेश्चन, कि हम इनका किस प्रकार से क्या करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इनका प्रयोग करते रहे, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। तो उसके लिए आपको 3 चीजें बताई हैं। अवॉइड और यूज, कि हमें और यूज इनका नहीं करना है। दूसरा, यूज देम सस्टेनेबली, मतलब कि टिकाऊ तौर पर, मतलब बड़ी समझदारी से हमें उनका प्रयोग करना है। एंड फॉलो कंजर्वेशन मेथड्स, और उसके जो संरक्षण के जो उपाय हैं वो हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये नहीं कि उनको वेस्ट करना है भी। मेन बात यही है कि हमें उनको बुद्धिमान तरीके से, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी चाहिए, व्यवस्था चाहिए हमें, जिसके अनुसार हम उनका बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करें और उनके अल्टरनेटिव मेथड हम ढूंढे भी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है आपकी। एग्जाम्पल आपके सनलाइट एंड रिवर वाटर है, आप बता, दोनों के एग्जाम्पल हो गए ना। ये सनलाइट तो आपका, सॉरी, इसमें आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के दे दिए ना, तो यहाँ दे दीजिए आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भी। आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसने आपको कल्चरल बोला है तो सांस्कृतिक बोला है, तो आपको सांस्कृतिक चीजें में क्या क्या आएंगी, इसमें देखिए, इसमें आपकी चीजें आएंगी 1 या 2 आएंगी भी, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका ये है ना, ये एक आंसर होगा आपका, एक ही लाइन भी, जैसे वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज लाइक तुलसी एंड पीपल भी। हम क्या करते हैं, कल्चरल मतलब साहित्य, आपकी सांस्कृतिक बोला है कि हम
पेड़ों की पूजा करते हैं भी, इसके कारण क्या होती है, पेड़ों की रक्षा होती है भी, ठीक है। या और हो सकता है आपका वी वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना, रिवर्स, हम रिवर्स की पूजा करते हैं, इसके कारण क्या होती है, रिवर्स की भी रक्षा होती है भी, ठीक है। तो बाकी ये तीन जो चार कारण आपको लिख दिए हैं, तीन और एक ये चार, ये है कि आप कैसे बचा सकते हैं भी घर पे। यहाँ पे कल्चरल, कल्चरल में आप दो लिख लेना या फिर एक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये घर पे बताया है कि हमें क्ले पॉट्स का यूज करना है प्लास्टिक की जगह, कलेक्टिंग रेन वाटर हम अगर कलेक्ट करें, ठीक है, और यूजिंग काउ डंग एज ए नेचुरल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर के तौर पर हम काउ डंग का प्रयोग करें, गाय के गोबर का प्रयोग करें। टर्निंग ऑफ टैप्स एंड लाइट व्हेन नॉट यूज्ड, कि हम टैप्स को ऑफ कर दें और लाइट को बंद कर दें, ठीक है, मतलब जो नल है और पानी की लाइट है जब यूज न हो तो उन दोनों को क्या कर दें, हम बंद कर दें ताकि वेस्ट न हो। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आपको ये चीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात हो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हम रिवर्स की या आप सीधा लिख सकते हैं वी वर्शिप सम नेचुरल थिंग्स वी टू प्रोटेक्ट देम, उसको हम पूजा करते हैं कुछ नेचुरल थिंग्स की। एग्जाम्पल में आप लिख देना रिवर्स है, ट्रीज है, माउंटेन्स है। तो इस कारण उनकी क्या होती है, सम एनिमल्स है, जैसे हिंदू धर्म में आपकी गाय हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बड़ा अच्छा आंसर हिस्सा बना सकते हैं कि वी वर्शिप सम नेचुरल थिंग्स, वर्शिपिंग सम नेचुरल थिंग्स, यहीं पे आप कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन आवर करंट यूज। इसने कहा कि आज हम जो चीज बना रहे हैं ना, नई चीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखना है अभी। तो सबसे पहले एक चीज है यूज इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मटेरियल भी, हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जो टिकाऊ हो, मतलब बढ़िया हो, और इको फ्रेंडली जो पॉल्यूशन बहुत कम करे या पॉल्यूशन ना करे। मटेरियल हो गया आपका। अवॉइड क्रिएटिंग पॉल्यूशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एक तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, वातावरण को नुकसान न पहुंचाए, और जब हम मटेरियल को बना रहे हैं तो हमें पॉल्यूशन से बचना है कि उसमें ज्यादा पॉल्यूशन न होवे। हमें वेस्ट मटेरियल कम करना है, और रिसाइकल अगर होता है तो हमें कोई चीज रिसाइकल ही करनी है भी। और हमें रिस्पेक्ट, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, पुरानी जो नॉलेज है उसका हमें प्रयोग करना है, और लोकल रिसोर्सेज का हमें प्रयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। थिंक अबाउट द इफेक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन, और हमें फ्यूचर जनरेशन पे इसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हमारे ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। अगर अब भी आपको नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया। जब डाउट सेशन होगा तब हम बात करेंगे इनके बारे में। अगर अब भी आपके कोई डाउट रहता तो मेरे हिसाब से अब आपका कोई डाउट नहीं रहता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।